हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डियर स्टडी 21 में। और क्लास 10 साइंस का ये दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग अम्ल क्षारक और लवण देख रहे थे। हम लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें आपको ये बताया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं, मतलब डिटेल पूरा एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करके जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डील किया है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो होगा। मतलब अम्ल और क्षारक और लवण का वीडियो का पहला भाग मैंने अपलोड किया हुआ है, और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से उसने देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये नोट्स तैयार है मेरा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अम्ल के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी, क्षारक के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था पीएच स्केल तक, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके आगे। आज आपका सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी मेरी वीडियोज़ है। पहली वीडियो मात्र 18 या 19 मिनट की है, ये दूसरी वीडियो रहेगी। तो बस आप मेरे वीडियोज़ को देखते जाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसको देखने के बाद एक बार आप खाली क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम में कैपेबल होंगे आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स है। और एक फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है। मतलब लगभग 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, मतलब जैक बोर्ड के जो बच्चे मैट्रिक दे रहे हैं, क्लास 10 का एग्जाम देंगे, उनका ये लेवल रहेगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए, क्योंकि अम्ल क्षारक और लवण से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो बिना देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि पिछली क्लास में हमने पीएच स्केल के बारे में क्या पढ़ा था। ये एक पीएच स्केल है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये 7 है, 7 में किसी भी विलयन का उदासीन होता है, मतलब प्रकृति। ये अगर किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब उसका प्रकृति क्या है, वो उदासीन है। 7 से नीचे अगर इधर जाएगा तो जितना इधर जाएगा, मतलब पीएच मान जितना कम होगा, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही हाई होगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जबकि 7 से जितना ऊपर की तरफ जाएगा, वो 14 की तरफ, वो उतना ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत सारी पदार्थों में जो अम्ल या क्षार की प्रकृति है, उसका पीएच मान दिया हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच का, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधों और जानवरों में इसका क्या अंतर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर में, हम लोगों का जो शरीर है वो कौन कितना से कितना पीएच रेंज में काम करता है। तो वो काम करता है 7 से लेकर के 7.8 तक पीएच प्रास में हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। 7 से लेकर के 7.8 तक, तो याद रहेगा। इसके बाद अम्लीय वर्षा का नाम आपने सुना होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो देखिए, जब वर्षा होती है तो जल का कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, मतलब 5.6 से कम हो जाएगा, तब उसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा मिट्टियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, हमारी पैदावार उससे घट जाती है। इफ़ेक्ट ऑन सॉइल, हम लोग बात करते हैं कि मिट्टी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी जो प्रोडक्शन होती है, मतलब जो हम लोग खेती करते हैं उससे जो उपज होती है, तो उपज अच्छी कब होगी, जब ज़मीन का या मिट्टी का पीएच जो उसका कैपेसिटी है वो बैलेंस में रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस पीएच रेंज में ही हमारा मिट्टी हेल्दी ग्रोथ, मतलब अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। तो अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो मिट्टी, तो फिर प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मतलब पाचन तंत्र, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में पीएच मान का या पीएच का क्या असर पड़ता है। तो आप जान लीजिए कि हमारी जो पेट है, स्टोमक है, उससे कौन सा अम्ल स्रावित होता है, उससे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब आपको जान करके मतलब बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा होगा ना, कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पेट में फॉर्मेशन होता है इसका। तो हाँ, बिल्कुल होता है HCl का। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे पाचन में सहायता करता है। मतलब हम जो चीज़ें खा लेते हैं ना, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता तो हम भोजन को सही तरीके से नहीं पचा पाते। कभी कभी आप देखते होंगे इनडाइजेशन की स्थिति होती है। आप अक्सर रात में जब जगते होंगे तो आपको क्या होता होगा, अपच होता होगा, मतलब खट्टा डकार आता होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब HCl बढ़ जाता है, मतलब HCl ज़्यादा
फॉर्मेशन हो जाता है तब इनडाइजेशन का स्थिति आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग इनो वगैरह पीते हैं ना। तो उसका उपचार क्या है, हम लोग एंटासिड लेते हैं जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। देखिए हमारे पेट में अम्ल का फॉर्मेशन हो रहा था और हम लोग जब अपच हो जाता है, अपच होता ही इसलिए है क्योंकि अम्ल बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट में। तो अम्ल को मारने के लिए क्या, उसका उल्टा वाला चीज़ लेंगे तो अम्ल का उल्टा क्षार होता है, तो हम लोग क्षार को पीते हैं। ठीक है, जैसे कि इनो वगैरह के फॉर्म में पीते हैं या फिर बहुत सारे फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं कि दांतों पर क्या पीएच का कुछ असर पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। देखिए हमारे जो दांत होती है ना, वो आपका 5.5 से अगर कम हो जाएगा, 5.5 से कम अगर पीएच मान हमारे मुंह का हो जाएगा तो दांत का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, मतलब डिके होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग उस चार्ट की बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस लगभग 90% रहता है। कई बार हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक का नाम दे देगा इनमें से और पूछेगा बताइए कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए याद रखिए, बहुत ही आसान है। सिरका, सिरका विनेगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। जब आप चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा ना मैं केमिस्ट्री का, कार्बन और उसके यौगिक, तो वहाँ पर इन सारे फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखने के लिए सीख जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात कीजिएगा कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनने में सहायता प्रदान करता है। अगर बात कीजिएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में, मतलब जब चींटी काटती है तो हमें खुजली होती है ना, वहाँ पर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इरिटेशन होता है। ठीक है, कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फलों के नाम और कुछ नाम है। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है आप याद रखिएगा। और वर्तमान जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खट्टे फलों को खाते हैं, मतलब विटामिन सी वाले फलों को लेते हैं। ठीक है, तो आप संतरा, नींबू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यूज कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और कोरोना वायरस आपको छू कर निकल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि। ठीक है, 1 सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। आपका बस वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी वीडियो अपलोड होते ही। क्लास 10 की पूरी साइंस मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ही इसी तरह से अपनी नोट्स बना करके, बहुत ही आसान तरीके से। तो बस बने रहिए मेरे साथ डियर स्टडी 21 के साथ और अपना प्यार बनाइए रखिए। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को देखते हैं जिससे आपका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहला क्या है, साधारण नमक, कॉमन साल्ट इसको बोलते हैं। तो इसको साधारण नमक मतलब खाने वाला नमक, इसी को बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो मिल करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। खाने वाला नमक पूछेगा या साधारण नमक पूछेगा, सूत्र क्या होगा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। NaCl रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। बनता कैसे है NaCl, तो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na और Cl मिल करके NaCl बना लेता है, और OH और यहाँ का H मिल करके H2O बना लेता है, मतलब जल बना लेता है। ठीक है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा, इसे ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लास ये जो आपका चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपका वो भी डिस्कशन कर दूंगा अभी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वर्षा के दिनों में जब आप देखते हैं आपके कुएं में बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है, तो हम लोग कुआं में एक वाइट कलर का पाउडर यूज करते हैं ताकि पानी में जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, मतलब कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो वही होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण, मतलब इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, पानी में करते हैं।
मतलब पानी को कीड़ा मकोड़ा से मुक्त करने के लिए, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो कम से कम उपयोग को याद रखिएगा, उपयोग एक दो, कम से कम 2 उपयोग याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और फार्मूला को याद रखिएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, Cm मतलब कैल्शियम, और O जब बीच में आता है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन की जगह ऑक्सी पढ़ते हैं, और Cl मतलब क्लोरीन से क्लोराइड। तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बनता कैसे है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब CaOH2 को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ठीक है, देखिए आप, CaOH2 है प्लस Cl2, मतलब बस इस तरह याद रखिएगा, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर CaO है और यहाँ पर Cl2 है, तो ये CaO और ये Cl2 मिलकर CaOCl2 बना लिया, और यहाँ पे H2 और एक वाटर से मिलकर के ये H2O बना लेगा, मतलब पानी बन के थोड़ा सा निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बहुत ही आसान तरीके से। क्या क्या याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं और उसका उपयोग क्या है, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। कौन वाला सोडा, खाने वाला सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। रासायनिक नाम क्या हुआ इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, जब हाइड्रोजन बीच में आता है ना तो उसको बाई भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। बनाते सोडा को जब हम लोग अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तब हम लोग को NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी थोड़ा सा निकलता है। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, तो खाने में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें इसका यूज होता है। और मेडिसिन में एंटासिड बनाने के लिए। एंटासिड क्या होता है, जो आपका अपच हो जाता है ना, जब खाना नहीं पचता है, खट्टी डकार आती है, तो जो चीज़ें आप लेते हैं उसको हटाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो हमने बात कर लिया बेकिंग सोडा का। अब बात करेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा का, धावन सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है फॉर्मूला, Na2CO3 × 10H2O। रासायनिक नाम पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, तो Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, 10 का मतलब डेका, H2O का मतलब हाइड्रेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, Na2CO3 × 10H2O। ये पॉइंट जो देख रहे हैं ना उसको हम लोग इंटू बोलते हैं। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O बनता कैसे है, धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 को जब हम लोग वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोगों को धावन सोडा मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है ना, Na2CO3 लो प्लस 10H2O लो, Na2CO3 × 10H2O बन जाएगा। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इसका उपयोग क्या है धावन सोडा का, तो कठोर जल, जो कठोर जल होता है ना उसको हम लोग सॉफ्ट बनाने में मतलब मुलायम बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। कागज़, पेंट और कपड़ा उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही घरों को साफ़ सफाई रखने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं। अब पांचवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आने वाला है। लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, पैसेंस बनाइए, मेरे साथ पढ़िए। आपको अगर मेरे वीडियोज़ में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसको मैं आंसर दूंगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। क्या होता है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 × 12H2O। मैं दो बार रिपीट करता हूँ, आप ना इरिटेट मत होइएगा। मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपके मन में बात बैठ सके। आप 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक जब जब आपको महसूस हो, बस मेरी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 12H2O। क्या बोलते हैं, Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, और 1/2 का मतलब आधा होता है, और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो बोलना है। ठीक है, बनाते कैसे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, देखिए तो CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो एक पदार्थ होता है जिप्सम। जब जिप्सम को ना थोड़ा सा गर्म करते हैं तो बस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, बात ही खत्म। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है।
ये देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, ये हम लोग का जिप्सम है। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, कुछ जल के अणुओं का त्याग करेगा। मतलब जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O था, तो ये बना रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप देख रहे होंगे कि 2H2O से हाफ H2O में आ गया, तो 1 और हाफ H2O क्या हुआ, निकल गया। मतलब वही जल के अणु बन करके निकल गए हैं पानी के रूप में, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह से बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, तो खिलौना जो मूर्ति देखते होंगे ना आप, उसको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसके साथ ही जब आपके हड्डी टूटते होंगे, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। इसके बाद फायर प्रूफ मटेरियल जो होता है, जिसमें आग लगने की संभावना बहुत ही कम रहती है, नहीं लगती है, उसको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो कम से कम 2 उपयोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये लास्ट हम लोग का पॉइंट्स है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसे बनाते हैं, तो जब साधारण नमक को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na और ऑक्सीजन और OH मिल करके NaOH बना लेता है, और थोड़ा सा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन करके निकल जाता है, ठीक है। क्या उपयोग है कास्टिक सोडा का, तो कास्टिक सोडा का उपयोग है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, कागज़ बनाने में, और बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे प्रकृति में, हमारे भूपर पट्टी में अगर आप कोई भी धातु या तत्व देखते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं आ गया है। अगर लोहा भी है तो लोहा सीधे हम लोग को लोहा नहीं मिल जाता है, हम लोगों को लोहा का अयस्क मिलता है। मतलब अयस्क का मतलब होता है कि उसमें लोहा भी होगा और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, मतलब गंदगियाँ भी होगी, तो उसको साफ़ करते हैं, फिर उससे हम लोग लोहा को अलग करते हैं। जैसे लोहा का अगर हम लोग अयस्क की बात करेंगे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, है ना, ये सब क्या है, लोहा का अयस्क है। तो उसी तरह से एल्युमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट अयस्क से। कैलिनाइट भी एक होता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। मतलब बॉक्साइट को साफ़ करके प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग भी कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अम्ल क्षारक और लवण मैंने आपको बताया है। इससे आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो क्लास 10 के जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे, और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लगभग 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से रहेगा, देखिए 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका रहेगा पी, थोड़ा सा साफ पेज में ही चल जाता हूँ इधर के। देखिए 1 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका कहाँ से आ सकता है, तो वो आपका pH वाला कॉन्सेप्ट से आएगा। दूसरा, कोई भी आपको नाम दे देगा, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, या फिर धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर खाने वाला नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको आप याद रखिएगा, फॉर्मूला को और उसका रासायनिक नाम को। मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो या तो pH वैल्यू से देगा, या तो फॉर्मूला से देगा, या तो आपको अम्ल से देगा, ठीक है। 7 को जो मैंने आपको अम्ल बताया ना, उसमें से किसी एक को दे देगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बस इन तीन ही कॉन्सेप्ट से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, तो इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बनता है कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेरे कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, जो NCERT के बुक में जो क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन आंसर को बना लीजिएगा ना, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो पार्ट 1 देखना वीडियो नहीं भूलिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इसी चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को देखिए। जिन्होंने अभी तक चैप्टर 1 को नहीं देखा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो उस वीडियो को देख लीजिए। हेडफोन लगा करके सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का समय है, ठीक है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर आप नए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए। और मैं आपके साथ हूँ पूरी लॉकडाउन तक, जब तक लॉकडाउन टूट नहीं जाती है, जब तक आप अपने शिक्षकों से, अपने स्कूल और अपने ट्यूशन से जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक इसी तरह से वीडियोज़ में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो थैंक यू अगैन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डियर स्टडी 21। थैंक यू।